गुड इवनिंग साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भले ये बात सुन सुन करके आप पक जाए, लेकिन मैं तो बोलूँगा ही। बोलना अच्छा लगता है और आपको सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करिएगा, थोड़ी सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये चैनल ज्ञान घर चैनल है। और जब तक हम बोलेंगे नहीं, आप जानेंगे कैसे? जब तक हम बताएंगे नहीं, आप समझेंगे कैसे? इसलिए बताना ज़रूरी मैं समझा और बता दिया। ठीक है, चलिए। बीपीएससी टीचर के जो एग्ज़ाम होने वाली है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसका सेट चल रहा है, और सेट के माध्यम से ही बहुत सारे कंसेप्ट को बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द जो क्लास से संबंधित जो थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लाइव लेने वाले हैं। अगर लाइव कनेक्ट करना चाहते हैं ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन साथी को एग्ज़ाम देना है बीपीएससी ट्री का, यानी तीसरा जो फेज है वो देना है, उनके लिए लाइव क्लास हम बहुत जल्द लेंगे। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से ही ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से मैं टाइमिंग आपको सेट कर दूंगा। उस टाइम में मैं आपसे लाइव इंटरेक्ट रहूंगा। जो भी प्रश्न आप पूछना चाहे पूछेंगे, और लाइव ही क्लास चलेगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछती है, क्या पूछती है, सारी चीज़ के एनालिसिस, और कंटिन्यूसली क्लास वे में ये थ्योरी सेट तो चल ही रहा है। हम लोग का जो क्लास रहेगा, जो लाइव होगा, वो थ्योरी बेस्ड होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी पे कमांड कर लें, वो केमिस्ट्री की बात करें कि फिजिक्स की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, जहाँ जहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन को टच किया है और जहाँ से क्वेश्चंस उठाती है, इसका आइडिया और अनुभव है मुझे, तभी जा कर के मैं क्वेश्चंस को टकराता हूँ। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएँ, तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से लाइव जरूर जुड़ने का प्रयास करेंगे, और खुद भी जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, आइए हम लोग सेट पे आते हैं। सेट जो है हमारा लगातार आप तक पहुंच रही है, और अच्छा क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है जो संभावित है पूछने की, और कुछ क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बिल्कुल बहुत स्टैंडर्ड और अच्छा रहता है। इसीलिए मैं आपसे प्रयास करूंगा कि पूर्ण रूप से क्वेश्चन करने का काम करिएगा, और कभी मत घबराइए इंग्लिश को देख करके और हिंदी। चूंकि मेरा जो कंटेंट रहता है, जो समझाने का बात रहता है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में करता हूं, बायलिंगुअल बताता हूं। इस क्वेश्चन है आपके क्या है क्वेश्चन, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कौन सा कंपाउंड है इसमें जिसमें वाटर नहीं पाया जा रहा है। तो आप बताइए, सबका फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि किस में वाटर है या नहीं है। आपका ऑप्शन है ब्लू विट्रॉल। तो ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 और इंटू 5H2O। तो ये जल का फॉर्मूला आप जानते हैं, H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। यहाँ जल का संख्या कितना है? 5 दिया, यानी 5 मोल ऑफ वाटर इसमें दे दिया है। इससे पता चला कि ब्लू विट्रॉल में पानी उपस्थित है। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा। क्या देखते हैं बाबू? बेकिंग सोडा को देखेंगे तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? NaHCO3, इसमें हमारा वाटर नहीं आया। ये कंप्लीट फॉर्मूला आपका बेकिंग सोडा का हो गया। यहीं पे मैं होल्ड करूंगा। ये बेकिंग सोडा तो जरूर है, इसका दूसरा नाम भी है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज द कॉमन नेम। आईयूपीए नेम कहेंगे। आईयूपीए कहते किसको है? आईयूपीए जो रिसर्च करती है केमिस्ट्री की दुनिया पर, केमिस्ट्री पर, और वो कंपाउंड जिसको यानी सेटिस्फाइड करे कि इसका नाम ये होगा, उसी को हम लोग आईयूपीए कहते हैं। यानी फुल फॉर्म की बात अगर करेंगे तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म हो गया आपका आईयूपीएक। इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, पी फॉर प्योर, ए फॉर अप्लाइड एंड सी फॉर केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, प्योर, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री के लिए अप्लीकेबल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला समझ में आ गया। HCO3 का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट। यानी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला हमारा हुआ NaHCO3। ठीक है, जिसमें जल का मात्रा नहीं आया अभी तक। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देखते हैं, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होगा Na2CO3 होता है, और इंटू 10H2O। इसका कॉमन नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट बोलते हैं पानी को। हाइड्रेट किसको बोलते हैं? पानी को बोलते हैं। और इसमें पानी की संख्या कितनी है? इसमें पानी की संख्या है 10।
ठीक है, यानी 10 मोल है। पानी कितना लिया गया है? 10 मोल लिया गया है। अब आगे आता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला आता है, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O, इसी को हम लोग कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। तो यहां मुझे क्या शिक्षा मिली? यहां पता चला कि बुलीविट्रॉल में भी पानी है। अंतिम में देखिएगा यहां भी पानी है। वाशिंग सोडा की बात करिएगा तो वाशिंग सोडा में भी पानी है, और जिप्सम की बात करिएगा तो जिप्सम में भी पानी है। पानी मुझे नहीं मिला तो सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा में नहीं मिला। तो इसका मतलब आंसर आपका प्रश्न 1 का, यानी कौन सा कंपाउंड है यानी कौन सा कंपाउंड जो साल्ट है जिसमें जल उपस्थित नहीं है, तो आपका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलिए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होगा, इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? आइए हम लोग बात कर लेते आगे की क्या है। जो जो प्रश्न बनने की संभावना है, जो मुख्य बातें होंगी, वो चीज को मैं बताने का प्रयास करता हूं और अंत तक प्रयास करता रहूंगा जब तक आपका सिलेक्शन हो ना जाए। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी क्वेश्चंस सिलिंग मिस्टेक ना हो जो जो आपके लिए गलती हो जाए, और गलती के कारण क्या हो जाए, आप आंसर ना कर पाए। थोड़ी कोल्ड की वजह है ना, बीच में अगर खांसी आ जाए तो इसको माफ कीजिएगा, ठीक है। बस गाली नहीं दीजिएगा, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। गाली दे रहे हैं क्या? नहीं, गाली नहीं दीजिएगा, ठीक है। आप ही को पढ़ा ही रहा हूँ, टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, चलिए। क्वेश्चन आपका है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब कह रहा कि कौन सबसे मजबूत एसिड है। तो याद रखिएगा, सबसे मजबूत एसिड जो है आपका कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे वाटर दिया है, तो वाटर तो एसिड है, लेकिन कैसा एसिड है? ये वीक एसिड है, वीक से भी वीक है। उसके बाद अगर बात करिएगा हाइड्रो यानी एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अच्छा, ऑर्डर देख लेते हैं। आपका जो दिया हुआ वाटर दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, और एसिटिक एसिड दिया है। क्या दिया है? CH3। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख लीजिए, CH3COOH, ये फॉर्मूला एसिटिक एसिड का। तो आपका 3 दिया है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आपका HCl है। सबसे मजबूत कौन है? HCl है। उसके बाद आपका CH3COOH है। उसके बाद कौन है? बोलिए। वाटर है। तो सबसे कमजोर कौन हो जाएगा? वाटर। ऑर्डर क्या लिखिएगा? वाटर, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग आपसे पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कमजोरवा को पहले लिखिएगा, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद ये आया। तो आपका जो आंसर कौन हो जाएगा? वाटर, उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। A नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। कह रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ये नहीं होगा। कह रहा कि कौन सा लॉ को फॉलो करता है जब यानी जो है जब करंट जो है करंट समानुपाती होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस को। और पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में बात करिएगा तो इसको कहा जाता है विभवांतर, और पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आप जानते हैं करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? भी का। ये क्वेश्चंस कह रहा है, और आपने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इस नियम को और इस फॉर्मूला को जस्टिफाई करने के लिए आया, और ओम्स लॉ से ही एक चीज का एंट्री होता है, उसका नाम होता है प्रतिरोध। जब यहां पे लिखिएगा यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी या B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या? I का। इस समानुपाती को हटाने के लिए मैथ आप पढ़ते होंगे, तो कोई भी प्रोपोर्शनलिटी यानी कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन होता है, उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट आता है, कोई अचर आता है। तो यहां भी अचर आएगा V = IR, जहां पे R जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल लिए हैं, जो ताप लिए हैं, उस ताप पे उस मटेरियल का प्रतिरोध होगा कांस्टेंट। जरूरी नहीं कि प्रतिरोध हम का जो मान आपने कांस्टेंट कह दिया है तो यानी हमारा ये कांस्टेंट है, इसका हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालेंगे, अलग मटेरियल के लिए अलग प्रतिरोध आएगा। यहां मैंने कंडीशन आपके लिए लगा दिए। क्या लगा दिए? जो टेम्परेचर आपको दिया जाए और जो मटेरियल की बात किया जाए, उस टेम्परेचर पे उस मटेरियल का जो प्रतिरोध होता है वो कांस्टेंट होता है। वही बात ओम्स लॉ ने कहा था। तो याद रखिएगा, यानी यहाँ पे जो भी समानुपाती है करंट का, बिल्कुल बात सही है। ये बात जस्टिफाई पुष्टिकरण होता है किससे? ओम्स लॉ से। यानी ओम्स लॉ से
बोलिए, V इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, V इक्वल टू आई आर, जहां V क्या है, V है विभवांतर, I क्या विद्युत धारा है, और R क्या है, R है प्रतिरोध। तो आप यहां आंसर कर दीजिएगा, क्या आंसर करिएगा, ओम्स लॉ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ है क्या, तो किरचॉफ्स लॉ कहता है कि जब सर्किट में इनपुट और आउटपुट, जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है, ये बात किरचॉफ्स लॉ कहता है। ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो विद्युत धारा हो या विभवांतर हो, वोल्ट की बात करता हो। याद रहेगा कि भूल जाएंगे, भूलेंगे बिल्कुल नहीं। आप भूलना भी चाहेंगे, मैं आपको भुलाने नहीं दूंगा, क्योंकि आपको का सिलेक्शन दिलाने का मैंने वादा किया है कि आपका सिलेक्शन इस बार होना है और सिलेक्शन हो करके रहेगा। इसलिए मुझसे ये कैसे होगा कि आप भूलना चाहे और मैं आपको भूलने दूं, ये कभी होने नहीं दूंगा। आपसे क्वेश्चन गलती हो जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जहां जहां से क्वेश्चन टच करेगी, मैं उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा, कुरेद कुरेद करके बताने का प्रयास करूंगा। सच मानिए, अगर ईमानदारी पूर्वक सुनिएगा, बातों को फॉलो करिएगा, स्कोर आप करेंगे, सिलेक्शन आपका होगा और खुशी मुझे महसूस होगा। ठीक है, चलिए। फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे लॉ चार्ज से संबंधित है। किससे, फैराडे लॉ चार्ज से संबंधित है। यही सबसे पहले जो है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज वैलिड होगा, तो यानी सबसे पहले यही बताया था, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक मोल जो है फॉलो हो रही है तो उस पर हमारा, उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो 96,500 सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्लास 12 के अंदर का है बातें। ठीक है, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ को हम लोग दो चार्जेज के बीच जो फोर्स एग्जर्ट करती है, दो चार्जेज के बीच जो फोर्स एग्जर्ट होता है, उसको बताने के लिए कूलॉम्स लॉ आया। आए बात समझ, यानी कूलॉम्स लॉ चार्ज से संबंधित। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन जो फॉलो कर रही, एक मोल इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहा है, उस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, ये हमारा फैराडे ने बताया था, 96,500। किरचॉफ्स लॉ, विद्युत धारा हो कि विभवांतर हो, जितना इनपुट होगा उतना ही आउटपुट होगा, ये बात बताया किरचॉफ्स लॉ ने। आए बात समझ में। उम्मीद की क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप गलती ना करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, आप भूल जाएंगे मुझे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एकदम रग रग में, नस नस में समाहित कर दूंगा। जबकि आप ज्ञान घर को भूलना भी चाहे तो मैं भूलने नहीं दूंगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, जब तक आप किसी का सुनिएगा नहीं, तब तक आपका सुना नहीं जाएगा। है, यह बात हमेशा माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी बात को सुनी जाए, तो सबसे पहले आपको आदत डालनी पड़ेगी बात को सुनने का। ठीक है, हाँ, यानी परिस्थिति ही बताते हैं, यानी परिस्थिति बता देता है इंसान को सुनना भी, किसी का बात सुनना, किसी का समझना। न तो आदतन हर कोई अपने आप में बादशाह होता है। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है, अगर आपके पड़ोसी आपको बोल रहा है, तो आपको इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप अभी चैन नहीं हुए। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आप पे टिप्पणी कर रहे हैं, जो आपका क्रिटिसाइज कर रहा है, जो आपको पे जो है ना कीचड़ उछाल रहे हैं, वही आप पे सैल्यूट मारेंगे। दुनिया हमेशा किसको देखती है, सफल लोगों को देखती है, और सफल होने के बाद वो समझता है कि सफलता आसान है। आपने जितने स्ट्रगल किए हैं, सारी चीज़ों को भूल जाता है ना। ये याद रखिएगा, सफल होना बहुत ज़रूरी है। जिस क्षेत्र में हो, जिस फील्ड में हो, सफल जरूर होइए। लोगों के देख करके अपना निर्णय को मत बदलिए। आइए एक प्रश्न में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किस मटेरियल को यूज किया जाता है बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, बल्ब का फिलामेंट बनेगा तभी उसी चीज से जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, यानी कम ताप पे गल ना जाए, तो उसको गलाने के लिए ज़्यादा ताप देना पड़ेगा। और हमारे केमिस्ट्री में एक ही धातु है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका नाम है टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है W। इसका हम लोग बोलते हैं वोल्फ्राम। क्या बोलते हैं, वोल्फ्राम बोलते हैं। ठीक है, चलिए। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल, यानी जो प्रेगनेंसी गर्भावस्था का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, वो उसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। याद रहेगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है, बहुत लाजवाब क्वेश्चंस रहता है। ये मक्खन मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस सिलेक्ट बहुत सोच करके, समझ करके, पढ़ करके कि क्वेश्चंस क्या पूछेगा, क्या पूछने की संभावना है। अब पूरी सेट आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ, एग्जाम दे करके आइए और मिला लीजिए।
है ना, बेबाक बोलते हैं, क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। ठीक है, द प्रोसेस, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, यानी जब जो प्रोसेस, यानी अंडाशय से जो एग, ओवरी से जो है एग जो प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को, किस प्रोसेस के कारण ये एग प्रोड्यूस होता है, तो याद रखिएगा आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियड ओवुलेशन का होता है, जो पीरियड 7 से लेकर 14वां दिन तक, यानी 14वां जो डेज होता है ओवुलेशन का फेज होता है, उसी में एग रिलीज होता है, और ये आंसर आपका डी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द एम्ब्रियो इन ह्यूमंस गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विथ द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड। मैंने आपसे इससे पहले वाला जो सेट कराया था उसमें बताया था कि प्लासेंटा जो है एक स्पेशल टिश्यू है, एक विशिष्ट उत्तक है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ही समय डेवलप होता है, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं में, ये पुरुष में नहीं होता, क्योंकि पुरुष का टेंडेंसी का प्रेगनेंसी का नहीं होता है, इसलिए ये टिश्यू जो है पुरुष में नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। और ये एक प्रकार का स्पेशल टिश्यू है प्लासेंटा, जो यूट्रस को कवर करके रखे रहता है, और इसी प्लासेंटा के ही माध्यम से बच्चे के अंदर पोषण न्यूट्रिशन पहुंचता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, प्लासेंटा। क्या गलत करेंगे आप? नहीं करेंगे, और गलत आपसे हो जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, ये तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, भले आप भूलना चाहें लेकिन हम भूलने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न क्या है, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? क्या मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब कि जो कॉपुलेशन मतलब रिलेशनशिप से जो डिजीज ट्रांसमिट होता है मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल में, उसी को हम लोग कॉपुलेशन कहते हैं। और उस पर यानी उस बीमारी का नाम पड़ेगा एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें से आपके पास सिफिलिस है, हेपेटाइटिस नहीं है, एड्स है, गोनोरिया है। गोनोरिया स्पेशल केस है जो फीमेल में पाया जाता है, और जो इफेक्टेड ऑर्गन्स होता है इसमें वैजिना होता है, ये याद रखिएगा। सिफिलिस जो है ये सिफिलिस टारगेटेड ऑर्गन मेल को डिफेक्ट करता है। ठीक है, और HIV कॉमन हो गए। हेपेटाइटिस जो है ये लीवर संबंधित बीमारी है, इसमें लीवर फेल होता है, ये एसटीडी में नहीं आता है, एसटीडी में नहीं आता, ये याद रखिएगा। लीवर का हेपेटिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि लीवर में जो सेल पाया जाता है, जो कोशिकाएं पाई जाती है, उस कोशिका का नाम है हेपेटो। ठीक है, उस कोशिका के नाम पर ही इसका नाम पड़ा हेपेटिक सेल। आई बात समझ में? चलिए अब यहां से सिफिलिस के बारे में पूछिए, गोनोरिया के बारे में पूछिए। HIV तो वायरस डिजीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जरूर है, लेकिन किससे फैलने वाला है? ये वायरस से फैलने वाला। अगर यहीं पे आपसे गोनोरिया के बारे में पूछे तो गोनोरिया ट्रांसमिटेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जरूर है, लेकिन ये वायरस से नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होता है, याद रहेगा। सिफिलिस की बात करेंगे तो सिफिलिस भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जरूर है, लेकिन ये वायरस से नहीं होता, ये भी बैक्टीरिया से होता। ठीक है, चल आइए अगला प्रश्न, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉपर कंडक्टर हुज लेंथ आर इन द रेशियो 1:4 एंड रेडिया इन द रेशियो 1:2। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक ये भी होता है, ओम्स लॉ से आप क्या जाने, V = R, जहां से प्रतिरोध का फॉर्मूला रोकिएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो एक फॉर्मूला हमारा ये ओम्स लॉ से आता है, और एक फॉर्मूला हमारा मटेरियल से बनता है, और मटेरियल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A, जहां पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, और लेंथ क्या है, ये L है, लेंथ है, A क्या है, ये एरिया है। और एरिया कैसे निकालेंगे? तो आपने वायर को देखा होगा, वायर जो होता है एक जो इंड होता है, जैसे यहां पे देखिए ये वायर का जो इंड है कैसा दिख रहा है आपको, जरूर दिखा होगा आपका सर्कुलर। तो इसका मतलब हम लोग जो एरिया लेते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं किसको, इसको भी समझ लीजिए। जैसे मैं बताऊं, ये एक बोर्ड है, आपको दिख रहा होगा, मैं इसको पंच किया, टच किया, तो क्या टच किया तो पूरे एरिया को टच किया? बिल्कुल आपका जवाब आया होगा नहीं। किस पार्टिकुलर एरिया को मैंने टच किया, पूरे एरिया में कुछ स्पेसिफिक एरिया को मैंने टच किया, वही एरिया कहलाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कंफ्यूजन है? नहीं समझे? फिर से समझिए, ये इसका तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, इस एरिया को मैं एक पेन से मैंने टच किया, तो ये बताइए जो इफेक्ट डाला, ये डाला इफेक्ट, क्या पूरे एरिया को इफेक्ट डाला? नहीं डाला।
एक पार्टिकुलर एरिया को इफेक्ट डाला, और जिस एरिया को इसने इफेक्ट डाला उसी को बोला गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये जो एरिया है कैसा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और जो हमारा वायर होता है इसका जो यही टच करेगा, कहीं भी जाएगा तो यही टच करेगा। तो ये पॉइंट को हम लोग, इसी पॉइंट को हम लोग एरिया निकालेंगे, और इसका हम लोग एरिया, सर्किल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, रो एल बाई ए। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आई बात समझ में। चलिए, तो अब हमारे पास ये हमारा रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने एक फार्मूला निकाल लेते हैं। R1 जो है किसका समानुपाती है, L1 का, और व्यस्करमानुपाती किसका है, एरिया का। तो आप इसको निकालिएगा। हमारा हमसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस का रेशियो। क्या पूछ रहा है, रेजिस्टेंस का रेशियो। तो आप यहां पे एक फार्मूला बना लेंगे। क्या बनाएंगे बोलिए, R इंटू ए बराबर है L। R इंटू ए बराबर है L। तो यहां पे हम R1 कह ले, A1 कह ले, L1 कह ले। अब R2 का भी फार्मूला इसी तरह से हो जाएगा, R2 इंटू A2 बराबर है L2। ठीक है, चलिए अब हमको रेशियो निकालना होगा। तो क्या निकालना होगा बताइए, रेशियो निकालिएगा तो कैसे निकालेंगे, R1 अपॉन R2, इसी का ना रेशियो पूछ रहा है। तो R1 के जगह आप क्या पुट करिएगा, L1 बटे A1, और R2 की जगह क्या पुट करिएगा, L2 अपॉन A2। आए बात समझ में। तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यानी इसका मतलब हो गया R1 बाई R2 बराबर हो गया L1 इंटू A2 और L2 इंटू A1। पुट कर दीजिए फॉर्मूला। यहां तो हमारा रेडियस से ही मतलब है ना, पाई तो हमारा कट ही जाएगा, पाई हमारा कट ही जाएगा। तो लेंथ हमारा पहले का रेट कितना दिया है, 1 दिया है। L1 हमारा है 1 इंटू एरिया हमारा, यानी रेडियस कितना है बताइए, पहला का रेडियस हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही हो जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि पाई तो कटिए कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। L2 कितना दिया, 4 रखिए। ठीक है, चलिए, और A1 कितना हमारा बताइए, सॉरी A2 ना है हमारा, A2 तो हमारा 2, हमारा ये A2 के जगह पे रेडियस कितना है, 2 है। A2 का रेडियस हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। और A1 के जगह हमारा रेशियो जो है, हमारा रेडियस कितना 1 है, तो इंटू 1 हो जाएगा। ये 4 है हमारा, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन 4, कैट करके कितना 1:1। तो आंसर है क्या, बिल्कुल है। तो आपका बी नंबर द करेक्ट आंसर। तो एक यहां से क्या हमको इतना करने की जरूरत है नहीं, इसका शॉर्टकट तरीका मान लीजिए। क्या मानेगा, जब भी R1 बाई R2 कहे, R1 बाई R2 कहे तो क्या कहिएगा बताइए, L1 इंटू L1 इंटू L2, सॉरी L1 इंटू A2 अपॉन L2 इंटू A1। एक फार्मूला इसको रख लीजिए आप माइंड में, बस पूर्ण द फार्मूला। क्योंकि पाई जो है दोनों में कांस्टेंट है। आए बात समझ में, पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट। रेशियो निकालिए कट जाएगा। बात आएगी हमारा रेडियस की, किसकी बात आएगी, तो जिसका जितना रेडियस होगा निकल जाएगा ये। क्लियर, चलिए, रटना बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कलर चेंजेस टू, यानी क्या कह रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा हमारा CaO, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। जब ये रिएक्ट करता है तो बनाता है क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, और बना लेता है H2O। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दीजिए। यहां पे अगर रंग पूछे तो इसका रंग होता है ब्लैक। कैसा रंग होता है, ब्लैक, काला रंग होता है। जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो इसका कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन। क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। जब कॉपर किसी के साथ होगा तो उसका रंग होगा ब्लू, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़कर। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ होगा तो इसका कलर होगा ब्लैक। याद रहेगा, भूल जाओगे, भूलना बिल्कुल नहीं है, भूलना मना है। भूलिएगा सिलेक्शन से वंचित रह जाइएगा। कॉपर ऑक्साइड अगर ऑक्सीजन के साथ है, कॉपर अगर ऑक्सीजन के साथ है तो इसका रंग काला होगा। बाकी कॉपर दुनिया का किसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसका कलर जो होगा ब्लू होगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। याद रखना जरूरी है अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। खुद से प्यार करिए, खुद से प्रेम करिए, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझ में आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन द करेक्ट आंसर।
अगर आपका पूछ दिया था इसका कलर कैसा होगा, तो मैंने बताया आपका ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ कॉपर अगर रहेगा तो कलर होगा ब्लैक, बाकी दुनिया का किसी के साथ हो जाए उसका कलर हो जाएगा ब्लू। अगर आपसे मैं इससे पूछ दूं इसका कलर क्या होगा, CuSO4, इस कंपाउंड का कलर क्या होगा, तो आपको पता, इसको छोड़ दीजिए नहीं पता है तो। मैंने कहा कि कॉपर अगर किसी दूसरे के साथ हो रहा है ऑक्सीजन को छोड़ करके, तो सिर्फ और सिर्फ उसका रंग क्या आएगा, ब्लू। चलिए ये आंसर हो गया। 11 नंबर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है किसके रूप में, तो याद रखिएगा इसको सोप बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, SOAP। बी नंबर द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का पीएच रेंज क्या है, तो याद रखिएगा 7.2 से 7.8 तक होता है, 6 तक होता है, तो हम इसको 7 से लेकर के 8 यानी 7.8 मान लें, तो ये हमारा ए नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेन इज एसिड, यानी बारिश को हम लोग एसिडिक रेन कब कहेंगे, जब उसका पीएच 6 से कम हो जाए, क्या हो जाए, बिलो द 6, तो हमारा बी नंबर। पीएच क्या है, कभी कभी क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिल जाता है, पीएच का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी आपसे पूछ देगा इसमें कि पीएच में पी स्टैंड फॉर, पी क्या है, पी है पोटेंज, पोटेंज का मतलब क्या होता है, पोटेंज का मतलब होता है पावर। क्या याद रहेगा, यस बिल्कुल याद रहेगा। चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इज, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा आंसर, स्ट्रॉन्ग बेस। एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिप्सम को हीट करके, जिप्सम को हीट कर करके क्या बनाया जाता है, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कितना ताप पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे। देखिए यहां से भी प्रश्न बनता है, यानी कहां से क्वेश्चन क्या पूछ ले ये हम नहीं और आप नहीं। अगर कोई कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैं जो पढ़ा रहा हूं यही क्वेश्चंस है, वो आपको धोखा दे रहा है। वो कंसेप्ट देने का जिम्मा ले सकता है, क्वेश्चन क्या पूछेगा इसकी जिम्मा नहीं, वो तो स्वतंत्र है। उनको एक चैप्टर से एक क्वेश्चंस बनाना है, जो चाहेगा क्वेश्चन डाल देगा। इसलिए कंसेप्ट हम अगर कंसेप्चुअली हम बाउंस है, कंसेप्चुअली अगर एडवांस है, तो क्वेश्चन हमसे गलती नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए तो 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी वाटर मोलिकुल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेंट्स, ये तो मैं नहीं बताने वाला हूं बाबा, ये आंसर आप ही करोगे। कैसे करोगे, जिप्सम का पहले मैंने फॉर्मूला लिखाया, यानी कैल्शियम सल्फेट कंटेंट्स, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, यानी अभी आपको मैंने बताया कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी वाटर मोलिकुल्स, कितना वाटर मोलिकुल्स है, 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, डी नंबर द करेक्ट आंसर। मैंने कहा था कि मैं नहीं बताऊंगा और बताना पड़ गया। देखिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक जो है, अगर वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता, अगर देख रहे होंगे तो जो क्वेश्चंस को मैं छोड़ते हैं है ना, तो उसको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। मैंने बताया कि हर चीज की एक ईमानदारी निष्ठा होती है, आपको अगर मैं ईमानदारी पूर्वक दे रहा हूं तो आप भी ईमानदारी बरतिए, दिखाइए, बता दीजिए कि मैं भी आपके साथ हूं और मुझे आपके साथ की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ठीक है, चलिए टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, यानी टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें साइट्रिक एसिड भी पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है, तो याद रखिएगा ज्यादा मात्रा में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो आंसर डी हो जाएगा। ब्रायन इज एन, ब्रायन जो है एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है किसका, तो ये एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का उदाहरण है। जिसमें क्लोरीन पाया जाता है उसमें ब्रायन होगा, जिसमें क्लोरीन पाया जाएगा उसमें ब्रायन होगा, और सी नंबर आपका करेंट आंसर हो जाएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 है, इसको सुधार दीजिएगा, NO2CO3 इंटू 10H2O। इसको अब मैंने अभी बताया, इसको बोला जाता है वॉशिंग सोडा, क्या बोला जाता है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट फॉर्मूला का नाम है। चले अगला प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। एमीटर क्या है, तो एमीटर करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है, उसको हम लोग एमीटर कहते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है, मिनिमम करंट का जो मेजर किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। रियोस्टेट क्या है, जो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है, यानी रेजिस्टेंस में जो वेरिएशंस आता है उसी को हम लोग रियोस्टेट्स कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, कौन है डायरेक्ट डीसी का सोर्स,
तो याद रखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, अल्टरनेटर है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, सोलर सेल है। तो सोलर सेल हम लोग डायरेक्ट करंट डीसी कह सकते हैं। यहाँ तक आपका अल्टरनेटर जनरेटर भी हो जाएगा, वो डीसी तो आएगा ही, लेकिन यहाँ बोथ का आंसर नहीं है। सोलर अगर बोथ का आंसर होगा तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट, कौन जो ऑब्जेक्ट है जो ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इसका आंसर हो जाएगा अनपॉलिश्ड। क्या हो जाएगा? अनपॉलिश्ड। जब पॉलिश्ड नहीं रहेगा तो जो लाइट जाएगा पार कर देगा, जो लाइट जाएगा पार कर देगा। आई बात समझ में? चलिए, नेम अ मेटल विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, कौन सा मेटल धातु है जो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है? तो याद रखिएगा सिल्वर। आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। सिल्वर को हम लोग क्वाइनेज मेटल भी कहते हैं। क्वाइनेज मेटल कहते हैं किसको है? जिस मेटल से, जिस धातु से सिक्का बनाया जाता हो, उसी को हम लोग क्वाइनेज मेटल कहते हैं। ठीक है, आगे 24 नंबर क्वेश्चन आपके कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर कहते हैं किसको है? जब छोटे छोटे चीज आपस में चैन बना लेता है, उसी को हम लोग पॉलीमर कहते हैं। और नेचुरल पूछ रहा है तो नेचुरल हमारा सेलुलोज नहीं होता है, नेचुरल ये आर्टिफिशियल है। द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स नेसेसिटीज द लॉस ऑफ टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी टाइनी मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जो वाटर को लॉस करता हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है नायलॉन 66, इसमें देखिए 66 नाम क्या पड़ा, इसमें जो होता है एसिड और डाइबेसिक, अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन 6 और जो बेसिक है हमारा अमोनिया, उसमें नाइट्रोजन 6। तो कार्बन का भी संख्या 6 और नाइट्रोजन का भी संख्या 6, इसीलिए इसको बोला जाता है 66। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चंस, यानी 25 क्वेश्चंस के साथ बीपीएससी ट्री का सेट होता है कंप्लीट। क्वेश्चंस आप 25 ही मत देखिए, क्वेश्चंस को अगर मान ऑन एवरेज ही काउंट करें तो एक क्वेश्चन पे जो हम लोग दो पे डिस्कस करते हैं तो 50 क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। ज्ञानकर यूट्यूब चैनल से बने रहें, जहां रहें सुरक्षित रहें, और चैनल को फॉलो करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज्ञानकर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा अगर कंटेंट लगे तो लोगों तक शेयर भी करिए। आप शेयर करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, नहीं शेयर करेंगे फिर भी अच्छा लगेगा, इसलिए परेशान। आपका सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और इस शेयर के साथ जो है क्लास को वाइंड अप करते हैं। यहीं पे क्या है शेर? मुझी को कातिल कहेगी दुनिया, मेरा ही कत्लेआम होगा, ज़माने में कुएं खोदते फिरेंगे और मुझी पे पानी हराम होगा। क्या मतलब? अच्छा कंटेंट हम ही देंगे और मुझे ही लाइक करने से वंचित रखा जाएगा। इस बात को याद रखिए। आप मुझे लाइक ज़रूर कर रहे हैं और लाइक करेंगे भी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।